जो पहला लेक्चर है दैट इज अबाउट रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम, के रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक मसला क्यों है, रिक्वायरमेंट्स का प्रॉब्लम क्यों है, या रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स का रोल है वो क्यों इतना की रोल जो है वो समझा जाता है। ये सारी बात जो है ना वो हम आज डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर में। ओके फाइन। अब ये जो आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं काफी सारी, ठीक है, ये इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। ये जो आपको मुख्तलिफ टाइप की गाड़ियां नजर आ रही हैं, इनमें आपको क्या, आप अगर इनको देखें तो आपको ये कैसे कैसे जो है ना इनमें क्या क्या फर्क फील हो रहा है, और आपको क्या इसमें जो है ना आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि ये इनमें किस तरह से डिफरेंट है, या किस तरह से इनके अंदर जो है ना वो आपको डिफरेंस जो है ना वो फील हो। अब आप ये देखें कि कहने को तो सारे गाड़ियां ही हैं, सबकी सब गाड़ियां हैं, व्हीकल्स कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, मगर सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सबका कह लें कि उनका डिजाइन फर्क है, सबकी कंपनीज डिफरेंट हैं, सबके मॉडल्स फर्क हैं, सबका सीटिंग कैपेसिटी फर्क है, सबकी ट्रांसमिशन फर्क हो सकती है, कुछ मैनुअल हो सकती है, कुछ ऑटोमेटिक हो सकती हैं। अब आप एक चीज नोट करें सब लोग कि ये देखें, ये सब एक खास रिक्वायरमेंट सेट के अगेंस्ट बनी हुई है। मतलब अगर आप फर्स्ट वाली कार को देखें जो कि मुझे कुछ वो विट्स की तरह की लग रही है, या उसको क्या कहना चाहिए, ये जो पता नहीं इसका क्या नाम है, बहरहाल चलो सपोज कर लेते हैं कि विट्स की तरह की जो गाड़ी है, इसकी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, इसका अपना डिजाइन है। स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है, जब ये गाड़ी डिजाइन हुई इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो इन सब की सेम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी रिक्वायरमेंट सेम है, जिनके 4 व्हील होने चाहिए, सबका इंजन होना चाहिए, सबका जो है वो डोर्स होने चाहिए, कुछ 2 डोर होंगी, कुछ 4 डोर होंगी, कुछ के जो है आपके जो है ना फ्रंट से जो है वो फ्लैट होनी चाहिए, कुछ का जो फ्रंट है वो लॉन्ग होना चाहिए। तो क्या आप ये एग्री करते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है वो इन सब की सेम है, और काफी सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो डेडिकेटेड है। सॉफ्टवेयर्स भी इसी तरह ही होते हैं कि सॉफ्टवेयर्स भी जो हैं वो कुछ रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट बनते हैं, कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स सेम होती हैं, और हर सॉफ्टवेयर की जो है वो कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके तहत वो जो है ना वो बनते हैं, ठीक है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? एक्चुअली इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, क्वांटिफाइबल अप्रोच टू डेवलप, ऑपरेशनलाइज एंड मेंटेन द सॉफ्टवेयर। एक एक वर्ड पे आप गौर करें कि अगर आप देखें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक क्या डिसिप्लिन है, ये एक ऐसा डिसिप्लिन है कि जिसके अंदर आप किन किन चीजों को यूज करते हैं, सिस्टमैटिक हो, एक सिस्टम के थ्रू यूज करते हुए, डिसिप्लिन्ड हो, कभी कोई चीज यूज कर लो कभी कोई चीज नहीं, सिस्टमैटिक हो, एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हो, और क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल चीज क्या होती है? जिसको क्वांटिफाई किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, एक ऐसी अप्रोच जिसको आप मेजर कर सकें। क्या करने के लिए? सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए यानी कि ऑपरेशन में लाने के लिए, एंड उनको मेंटेन करने के लिए। इन सब को यूज करके जो एक पूरा एक डिसिप्लिन बनता है, दैट इज नोन एज योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसके एक तरफ लिखा हुआ है स्कोप, एक तरफ लिखा हुआ है कॉस्ट, और एक तरफ लिखा हुआ है स्केड्यूल, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस्तेलाह में कहते हैं आयरन ट्रायंगल। आयरन ट्रायंगल, आयरन मींस लोहा, आयरन ट्रायंगल। आयरन क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल फॉर एनी सॉफ्टवेयर रिलेटेड पर्सन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, कि जो कि वो यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ चीजों को मैनेज करने में। स्कोप इज व्हाट? स्कोप इज एक्चुअली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर। बाउंड्री ऑफ द सॉफ्टवेयर इज नोन एज योर स्कोप, कि आपने क्या क्या चीजें एक सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करनी है, that thing makes your scope. Schedule is what? Timing, कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको कितना टाइम दरकार है। आपने ये सॉफ्टवेयर 6 महीने में बनाना है, 10 महीने में बनाना है, 2 साल में बनाना है, 3 साल में बनाना है। एंड कॉस्ट, योर बजट, इस सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना पैसा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। दुनिया में कोई भी जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो फ्री तो नहीं बनते। घर भी बनाना हो उसमें भी एक जो है ना एक आपका जो है ना कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। घर बनाना हो उसमें भी एक टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड होता है आपको कि कितने साल में, कितने महीनों में ये घर बिल्ड करना है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसमें अल्टीमेटली आपको जो है वो स्कोप का भी ख्याल करना है। स्कोप मीन्स रिक्वायरमेंट्स, स्कोप मीन्स क्या क्या चीजें जो उसके अंदर ऐड होंगी। स्कोप मीन्स अगर घर की बात करें, घर बना रहे हैं तो जी उसके स्कोप में क्या होगा, कितने कमरे, ठीक है। उसके स्कोप में आएगा
कितने बेडरूम्स, कितने आपके कारपोच, लॉन एरिया, कितने फ्लोर्स होंगे, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सारा कुछ स्कोप में आएगा। कितनी देर में बन जाएगा घर आपका, वो स्केड्यूल में आएगा। एंड कॉस्ट, कितना बजट इन्वॉल्व होगा एक घर को बनाने में। एंड बीच में लिखी हुई है एक चीज, क्वालिटी। क्वालिटी बीच में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपने इन सारी चीजों को जब बैलेंस करना है, इसको तीनों एंड्स को बैलेंस करना है, तो अल्टीमेटली आपने क्या डिलीवर करना है? क्वालिटी। एंड क्वालिटी इज व्हाट, जो कस्टमर चाह रहा है आप वही चीज बना के दें। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से उसको बना के दें। क्वालिटी की अगर डेफिनेशन आप पढ़ें किसी जगह पे, IEEE की पढ़ें या कहीं पे भी पढ़ें, क्वालिटी को वो मुख्तलिफ तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, मगर एक डेफिनेशन जिसके ऊपर सारे सॉफ्टवेयर पर्सन जो हैं वो अग्री करते हैं, क्वालिटी इज एक्चुअली कि आप वो चीज बनाएं जो कि कस्टमर चाह रहा है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने चीज बना दी है तो उसके लिए उसका क्या है मतलब कि वो एक क्वालिटी की प्रोडक्ट है। ठीक हो गया? ओके। अब एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें कि एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी कि एक कामयाब तरीन सॉफ्टवेयर क्या है, कि वो सिर्फ ये नहीं कि जस्ट आपने सॉफ्टवेयर बना देना है या इम्प्लीमेंट कर देना है। एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर की निशानी ये है कि वो एक वैल्यू प्रोड्यूस करे। वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू इज समथिंग अबाउट फिटनेस ऑफ पर्पस, कि आप जिस मकसद के लिए बना रहे हैं, जो कस्टमर चाह रहा है, जिस मकसद के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, वो उसको पर्पस को जो है वो फिट हो, उस पर्पस के मुताबिक हो, अलाइंड हो, क्वालिटी वाइज बेहतरीन हो, रिस्क आपने पहले से आइडेंटिफाई किए हो कि अगर ये सॉफ्टवेयर बन रहा है या बन जाएगा तो मार्केट में इससे रिलेटेड इसको कौन सी चीजें हैं जो हाउंट कर सकती हैं, ये किन चीजों को जो है वो हाउंट कर सकता है, इसको बनाने के दौरान क्या चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, आप वो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करें। इसको जब ऑपरेशनलाइज करना है आपने, जब आपने इसको यूज करना है, तब कौन सी कॉस्ट आपकी जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, इसकी वारंटी, इसकी लाइफ, इसकी कॉस्ट, ये वो सारी चीजें हैं जो वैल्यू से रिलेटेड आपको जो है ना वैल्यू को जो है ना मूव करती है, वैल्यू की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। तो एक वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर आपने बनाना है, मार्केट के अंदर उसकी जो है ना वो यूजिबिलिटी कितनी है, मार्केट के अंदर उसने क्या नया कंट्रीब्यूट किया है, मार्केट के अंदर वो जो उसकी टारगेट ऑडियंस है, टारगेट यूजर्स हैं, टारगेट क्लाइंट्स हैं, उनको वो किस तरह से जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है। ये सारे पर्सपेक्टिव जो है वो क्या बनाते हैं आपके सॉफ्टवेयर की वैल्यू, एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर। अब अगर आप एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के गोल्स देखें, आपके जो सॉफ्टवेयर के जो कह लें कि जो सॉफ्टवेयर के गोल्स हैं वो क्या हैं, तो कुछ आपके बिजनेस गोल्स हैं जो कि आपने अचीव करने हैं। बिजनेस गोल्स क्या हैं? जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो आपके कुछ गोल्स होते हैं। तो जब भी कोई बिजनेस लॉन्च होता है, जब भी कोई नई एक्टिविटी होती है, तो हर इंसान का उससे रिलेटेड कोई ना कोई गोल होता है। तो जब भी सॉफ्टवेयर सिस्टम आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मुख्तलिफ बिजनेस गोल्स होते हैं जो आपके अपने मस्ट जो है वो अचीव करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूस टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, कि जो बंदा जो बनवा रहा है उसको कम से कम पेन में रखा जाए, कम से कम काम ऐसा हो जो कि उसको मैनुअल करना पड़ रहा हो, कम से कम ऐसा हो कि वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो कहे कि यार जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर तो जो है वो जो है ना वो काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप जो है उसमें आपने उस जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपने उसको प्रोड्यूस करके देनी है बंदे को। इम्प्रूव कैपेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ द सिस्टम, कि आपने वो जो आपने क्वालिटी डिलीवर करनी है सॉफ्टवेयर की वो इम्प्रूव्ड हो, वरना तो सॉफ्टवेयर बेशुमार मार्केट में काम कर रहे हैं, आप ऐसा अछूता क्या कर रहे हैं कि जो आपको जो है ना कोई आपको उस काम को करने के जो है ना वो पैसे दे। इम्प्रूव मार्केट पोजीशन, आपका जो सॉफ्टवेयर है मार्केट के अंदर अक्सर ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, अगर आपका इंटरनेट इशू है तो आप बाद में इसको सुन भी लीजिएगा, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। मार्केट के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, फिर मैं वही रिपीट कर रही हूँ बात कि आपके ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, व्हाट यू आर डूइंग टू एस्टैब्लिश अ पोजीशन, टू मेक अ पोजीशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा अछूता क्या चीज हो रही है। सपोर्ट इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेसेस, आपको पता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आपके यूनिवर्सिटी के बिजनेस प्रोसेस अगर मैं लूं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, पहले होता क्या था कि ये बिजनेस प्रोसेस था कि आपने जब रजिस्ट्रेशन करनी होती थी तो आप यूनिवर्सिटी आते थे, अपने एडवाइजर से मिलते थे, एक फॉर्म फिल करते थे, एडवाइजर आपको रजिस्टर करता था। अब क्या है कि आप जो है ना सैप के अंदर खुद से आप घर बैठे आपने अपनी एनरोलमेंट की है। ठीक है, वो अभी इंप्रूवमेंट स्टिल हो रही है, अभी सॉफ्टवेयर इंप्रूव हो रहा है, मगर क्या हुआ, एक
पहले जो बिल्कुल मैनुअल प्रोसीजर था, सैप के आने से आपने उस बिजनेस प्रोसेस को, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बिजनेस प्रोसेस को आपने क्या कर दिया, उसको इम्प्रूव कर दिया। इसी तरह इम्प्रूव कॉन्फिडेंस इन परसेप्शन ऑफ द सिस्टम। पहले क्या होता था, अगर इसी रजिस्ट्रेशन की एग्जांपल लें तो उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस उसके ऊपर नहीं होता था, क्योंकि मैनुअल था ना सारे का सारा। मे देयर इज अ चांस कि आप कोई सॉफ्टवेयर, आप कोई जो रजिस्टर कोर्स करना जो है ना, आप स्किप कर दिया आपने, कोई प्री रेक्विजिट है जो मैं चेक नहीं कर पाई बीइंग एडवाइजर, सॉफ्टवेयर सिस्टम आया, उसने ऑटोमेटिकली चेक कर लेना है प्री रेक्विजिट, सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो क्या किया आपने, यहाँ पे ऊप का बटन दबाया, वहां पे उसने आपको पहले ही कह दिया आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आपने पीएफ क्लियर नहीं किया हुआ। तो क्या किया उस आपके इस सॉफ्टवेयर ने, यानी कि अगर मैं सैप ही की एग्जांपल लूं, तो उसने कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर दिया आपका सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये में क्या हो रहा है कि क्या परसीव किया था और एक्चुअली बन क्या रहा है, बेचारा कस्टमर चाह क्या रहा है और मुख्तलिफ लोग उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। आपको पता है दिखाया गया क्या है आपको, कि यहाँ पे जो मार्केटिंग वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग वालों को देखें या सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को देखें, आपको पता है वो चीजों को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ये तो वो तो फलान टमकान, उसने जो बड़ा एक लेविश किस्म का सोफा जो है ना उसने इमेजिन किया है, किस तरह की चीज, कोई जो चीज है ना वो बनवाना चाह रहा है कस्टमर। ठीक है, जो आपका इंजीनियर है उसने कहा है कि नहीं, वो चाह रहा होगा कि बस जो है ना बीच में जो है ना वो पींग है, और अब उसने दरख्त का तना काट दिया और साइड पे 2 डंडियां लटका दी हैं, कि इस तरह का झूला वो चाह रहा है। और इसी तरह जो कस्टमर है उसने जो है वो हाउ द कस्टमर वाज, मतलब कह लें कि उसने जो उसके दिमाग में था, या कुछ कुछ क्लाइंट था, मतलब कस्टमर नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, क्लाइंट था या मतलब उसका कोई रिप्रेजेंटेटर था, वो उसको किस तरह से परसीव करे कि हाँ एक रोलर कोस्टर टाइप चीज। ठीक है, मगर असल में क्या वो चाह रहा था कस्टमर, कि जस्ट एक झूला हो जिसके साथ एक रस्सी बंधी हो और एक पाइप। तो आप सोचें कि यहाँ पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह परसीव कर रहे हैं, तो आप क्या ये एग्री करते हैं इससे रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं, टाइम जाया हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है। इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं हम, हो क्या रहा है कि आपका जो कस्टमर का जो कस्टमर ने जैसे एक्सप्लेन किया है वो कुछ और तरीके से एक्सप्लेन किया है, प्रोजेक्ट का जो लीडर है उसने किसी और तरीके से समझा है इसको, सिस्टम का जो एनालिस्ट है जिसने डायग्राम्स वगैरह बनानी है उसने किसी और तरीके से समझा है उसको, जो पिंक वाली लाइन है वो उसकी लाइन है। देन उसके बाद आप आए कि जो कस्टमर, हाउ द कस्टमर वाज बिल्ड, यानी कि बिल्ड का क्या मतलब है, उसको जो पेमेंट जो उसको दी गई है कि तुमने जो पेमेंट करनी है वो इसके हिसाब से है। उसके बाद क्या है, द डेवलपर, व्हाट वाज डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड, जो डेवलप हुआ है वो कोई और चीज है, और उसके बाद दिखाया गया कि कस्टमर चाह क्या रहा था। आप देखें ये फर्क है कि नहीं है, जो चाह रहा था उसमें और जो मुख्तलिफ स्टेजेस में जो चीज बनी है उसमें बहुत फर्क है। उसकी सारी प्रॉब्लम की वजह क्या है, योर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स के मसले की वजह से ये हर एक स्टेज पे जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, स्टैंडिश ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स का जो मसला है वो सबसे मैक्सिमम मसला है जो भी किसी भी प्रोजेक्ट की फेलियर में एक मैक्सिमम पार्ट प्ले करता है। 60 to 70% प्रोजेक्ट के जो फेलियर्स हैं वो क्यों हुए थे, रिक्वायरमेंट्स के प्रॉब्लम की वजह से। रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, कि टॉप 5 जब मुख्तलिफ आपके प्रोजेक्ट्स फेल हुए तो उन्होंने जब इसकी पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने टॉप 5 रीजंस जो थे आइडेंटिफाई किए थे उन प्रोजेक्ट्स की फेलियर्स की वजह क्या थी। तो 5 टॉप 5 में जो सबसे टॉप पे रीजन रिक्वायरमेंट्स के क्यों थी, रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं थी, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के बीच में उनका एक एग्रीमेंट नहीं था, रिक्वायरमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी थी, रिक्वायरमेंट्स एम्बिगुअस थी, मतलब एक बात के 2-3 मतलब निकल रहे थे। ये हम सब आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरे पे क्या था, रिसोर्सेज। तीसरे पे क्या था, स्केड्यूल। चौथे पे क्या था, प्लानिंग। पांचवे में क्या था, रिस्क, कि रिस्क सही से आइडेंटिफाई नहीं किए थे, पुअर प्लानिंग की हुई थी। स्केड्यूल जो थे हमने रियलिस्टिक स्केड्यूल जो थे वो आइडेंटिफाई नहीं किए थे, अनरियलिस्टिक स्केड्यूल था, कि यानी कि जो एक साल के अंदर प्रोजेक्ट बनना था हमने कहा था 6 महीने में बन जाएगा, अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस दे रहे थे हम। तो ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो थे वो आपके फेल हुए थे, जो पोस्टमार्टम के बाद पता चला। इसको जो है एक ग्राफ के थ्रू भी इन्होंने बताया हुआ है कि ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से इतने इतने परसेंट, मतलब वही बात है, बस एक आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट में जो है ना वो बता रहे हैं। ये इसको मैं इसी तरह एक और तरीके से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे देखें कि जो रिक्वायरमेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे स्टैंडिश ग्रुप की जो रिपोर्ट है कि जो रिक्वायरमेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज्यादा थे प्रोजेक्ट्स को फेल करने में। रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सबसे ज्यादा थी कि आपने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द फेलियर ऑफ योर प्रोजेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट।
तो फिर क्या बात हो रही है कि लिखा हुआ है कि द हार्डेस्ट सिंगल पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, हाँ जी, तो सबसे मुश्किल या कह लें कि इट्स डिसाइडिंग व्हाट टू बिल्ड, नो अदर पार्ट ऑफ द वर्क सो क्रिपल द रिजल्टिंग सिस्टम इफ डन रॉन्ग। कोई भी और कह लें कि रीजन इतना बुरी तरह इफेक्ट नहीं करता, क्रिपल का मतलब होता है मफलूज करना, सॉफ्टवेयर को मफलूज करने में कोई और पार्ट इतना शायद प्ले करे ना करे जितना जो है ना पार्ट प्ले करता है आपका रिक्वायरमेंट्स का प्रॉब्लम के आपके सॉफ्टवेयर को फेल करने में। और कोई भी ऐसा पार्ट जिसे कह लें कि ना डेवलपमेंट का ना टेस्टिंग का इतनी एफर्ट उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं होती जितनी आपकी जो है ना रिक्वायरमेंट्स में आने वाले मसले जो है ना आपके आगे जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इज सबसे हार्डेस्ट सिंगल पार्ट टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज टू क्लैरिफाई व्हाट टू डू। दीवार के उस तरफ डेवलपर्स बैठे हुए हैं, दीवार के इस तरफ बीच में आप बीइंग अ रिक्वायरमेंट, आप लोग कौन है? आप रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर्स हैं। आप लोग कौन है? आप लोग रिक्वायरमेंट एनालिस्ट हैं। आप लोग कौन है? आप लोग बिजनेस एनालिस्ट हैं। एक तरफ आपका कस्टमर है और एक तरफ आपका डेवलपमेंट एंड है। आपने कस्टमर की बात सुन के, आपने क्लाइंट की बात सुन के डेवलपर्स तक कन्वे करना है कि ये चीज बना रहे हैं, और डेवलपर्स ने आपसे कम्युनिकेट करना है, और कस्टमर्स की जो चीज है वो जो भी बनवाना चाह रहे हैं वो तो आपसे सोचें कि आपकी जॉब कितनी टफ है, और अल्टीमेटली फिर आपको क्या चाहिए? हैप्पी कस्टमर। अब एक देखें कि बात हो रही थी कि कोई भी और पार्ट डेवलपमेंट स्टेज का, आपको याद है आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा था, क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिजाइन होता है, टेस्टिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, मेंटेनेंस होती है, एवोल्यूशन होता है, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है। तो क्या बात हो रही है कि हर एक स्टेज पे आपको पता है कि सॉफ्टवेयर आगे आगे मूव करता चला जाता है, हर एक स्टेज पे सॉफ्टवेयर आगे आगे ग्रो होता जाता है, रिक्वायरमेंट से डिजाइन में, डिजाइन से कोडिंग में, कोडिंग से मेंटेनेंस में, टेस्टिंग में, हर एक स्टेज में सॉफ्टवेयर जो है आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, कैसे होता है? पहले आप बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, फिर आप थोड़े बड़े होते हैं, फिर आप टीनेजर्स होते हैं, फिर आप एडल्ट्स होते हैं, फिर आप मेच्योर होते हैं, फिर आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। इसी तरह आपका सॉफ्टवेयर जो है वो हर एक स्टेज पे क्या हो रहा होता है? आपका सॉफ्टवेयर हर एक स्टेज पे ग्रो कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी हर एक स्टेज वाइज आपको बताया हुआ है कि आप अगर रिक्वायरमेंट से प्रॉब्लम शुरू करते हैं तो वो स्टेज बाय स्टेज आपको कैसे जो है ना वो पैसों वाइज, आपकी एफर्ट वाइज आपके उसके अंदर प्रॉब्लम्स ऐड होते जाते हैं। ये पिरामिड देखें, ऊपर से नीचे ग्रो हो रही है, ऊपर से नीचे श्रिंक नहीं हो रही, यानी कि ऊपर छोटा है और नीचे क्या होता जा रहा है? वो बढ़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या रहा है कि आप देखें सबसे ऊपर जब रिक्वायरमेंट्स की स्टेज थी तो मैं बात कर रही हूँ एफर्ट वाइज, मनी वाइज एंड प्रॉब्लम्स वाइज। अब देखें रिक्वायरमेंट्स की स्टेज पे आपको पता है हर एक स्टेज पे मैंने जैसे आपको बताया कि सॉफ्टवेयर आपका ग्रो करता चला जाता है। हम रिक्वायरमेंट्स की स्टेज पे थे, ठीक है, प्रॉब्लम आया, हमने उन प्रॉब्लम्स को ठीक तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल लिफ्ट नहीं कराई या उनको रेक्टिफाई नहीं किया ठीक तरीके से। अब क्या हुआ? उसी रिक्वायरमेंट की बेस पे आगे जो है वो डिजाइन बनना है। अब डिजाइन की स्टेज में आपको पता है कि डिजाइन की स्टेज में जब आप जाते हैं हर एक स्टेज पे अपने मसले और पीछे से भी मसले आ रहे हैं। डिजाइन की स्टेज के अपने प्रॉब्लम्स और पीछे से जो है रिक्वायरमेंट्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो ऐड हो गए। यानी कि क्या हुआ? पीछे से रिक्वायरमेंट्स के 2 मसले आए, डिजाइन के अपने 2 मसले थे, तो डिजाइन की स्टेज तक 2 + 2 क्या हो गया? 4 हो गया। फिर आप कोडिंग की स्टेज पे आए, पीछे से 4 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोडिंग के स्टेज के अपने 6 प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या हो गया? 4 + 6 = 10। तो इस तरह करते 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 हर एक स्टेज पे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं या एरर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं? आपके ऐड हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस हिसाब से आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपका मनी भी वेस्ट हो रहा है। आई होप ये वाली स्लाइड आप सबको क्लियर होगी। अब डेफिनेशन वाइज के रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट इज बेसिकली अ कंडीशन और कैपेबिलिटी टू विच सॉफ्टवेयर मस्ट कंफर्म। रब क्या कहता है कि ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है या कंडीशन है जो कि सॉफ्टवेयर को मस्ट मीट करना ही करना है। या रिक्वायरमेंट्स के बारे में समरविल, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपको पता है कि एक बड़ा स्टैंडर्ड एक नाम है समरविल का, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ के आए होंगे। क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज एंड कंस्ट्रेंट्स आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम, कि जो सर्विसेज एक सॉफ्टवेयर ने जो है ना वो प्रोड्यूस करनी होती हैं, उन सर्विसेज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, वो सब मिल के जो है वो क्या बनाता है? आपका रिक्वायरमेंट्स। ये तो आपकी डेफिनेशंस हो गई। इसी तरह IEEE कुछ कहता है रिक्वायरमेंट्स के बारे में, एक कंडीशन और कैपेबिलिटी नीडेड बाय अ यूजर
टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। इस पे हम काफी देर से बात कर रहे हैं कि जो कि यूजर चाह रहे हैं अपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, हम एक रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ डेफिनेशन जिधर भी उठाएंगे आपको मेन क्या पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन next is requirements engineering. there is a difference between requirements and requirements engineering. मैं आपको बता रही थी कि जो आपका ये है सॉरी requirements engineering and requirements are two different things. they are related, but requirement engineering is a process. ठीक है, requirements engineering is the process of finding out, number 1, analyzing, number 2, documenting, number 3, checking, number 4, with the constraints is known as your requirements engineering process. ठीक है, requirements engineering का process क्या है कि आपने requirements को find out करना है, analyze करना है, document करना है, check करना है। फाइंडिंग आउट के अलावा बहुत सारे वर्ड्स आपको नजर आएंगे, एलिसिटेट करना है, फेच करना है, गैदर करना है। ये मैं वर्ड्स के मुख्तलिफ आपको बता रही हूँ कि क्या क्या आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे। फाइंडिंग आउट का मैं आपको अल्टरनेट्स बता रही हूँ। फाइंडिंग आउट का मुताबिक फाइंडिंग आउट के मुख्तलिफ आपको अल्टरनेट्स मिलेंगे, जैसे गैदर करना है, एलिसिटेट करना है, कलेक्ट करना है, फेच करना है, फाइंड करना है, फिगर आउट करना है। इस सब का क्या मतलब है कि सबसे पहला स्टेज क्या है आपका कि आपने रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना है, रॉ रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना है। उसके बाद एनालाइज के मुख्तलिफ आपको जो है ना वो सिनोनिम्स मिलेंगे, जैसे एग्जामिन करना है, एक्सप्लोर करना है, अंडरस्टैंड करना है। एंड एनालाइजिंग मींस आपने उस चीज को समझना है, डॉक्यूमेंटिंग समझने के बाद उसको लिखना है, स्पेसिफाई करना है, उसको नोट डाउन करना है। डॉक्यूमेंट के ये मुख्तलिफ सिनोनिम्स हैं। चेकिंग, ये रिव्यू जो लिखा है ना आपने, ये चेकिंग का सिनोनिम है। अजवा नोट्स जो बनाने हैं वो डॉक्यूमेंटिंग का सिनोनिम है। चेकिंग का क्या मतलब है, रिव्यू करना है, टेस्ट करना है, वैलिडेट करना है। ये सब वर्ड्स किसके हैं, चेकिंग के। तो क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आप सबसे पहले आप जो है ना उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। रॉ जो भी मिलता है आपने इकट्ठा कर लिया, ये भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, ये भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से पढ़ लिया, लोगों से मिल लिया, ये भी ले ली, ये भी ले ली, ये भी, वो सब अभी क्या है, वो रॉ फॉर्म में है। आपको जैसे इंफॉर्मेशन मिली आपने बस फाइंड आउट करने की है। तो ये स्टेज 1 है। अब स्टेज 1 के बाद आपने वो जो रॉ फॉर्म में आपने मटेरियल इकट्ठा किया, आपने उसको एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है कि हाँ जी जो मैंने इकट्ठा किया है वो कितने, कौन सी चीजें काम की है, कौन सी चीजें काम की नहीं है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उनको इकट्ठा कर लो। कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं अभी उनके बारे में मजीद हमें क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप ग्रुप कर सकते हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके ऊपर अभी मजीद आपको जो है ना सोचने की जरूरत है। ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, एग्जामिनिंग पोर्शन के अंदर या एनालाइजिंग के अंदर। नेक्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंटिंग। अब आपने एनालाइज कर लिया, एग्जामिन कर लिया, आपने समझ लिया अच्छी तरह चीजों को, जो मिस थी चीजें उनके बारे में आपने मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब आपने उनको डॉक्यूमेंट करना है, आपने स्पेसिफाई करना है, आपने नोट डाउन करना है, आपने मॉडल्स बनाने हैं, आपने डायग्राम्स बनानी है। देन चेकिंग। अब जो आपने बना लिया आप उसको रिव्यू करना है, उसको चेक करना है, उसको वैलिडेट करना है, उसको टेस्ट करना है कि जो चीज बनाई है वो ठीक भी है कि नहीं है। और फिर कंस्ट्रेंट्स, वो जैसे बीमारियां बात कर रही थी, ये जो उसके ऊपर आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पढ़ के आए होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कि उसके ऊपर जो कंडीशंस इंपोज होती हैं, जो उसके ऊपर कह लें कि कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होते हैं, उसके ऊपर जो कह लें कि कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, कुछ जो उसके ऊपर पॉलिसीज अप्लाई होती हैं, ये सब का जो कॉम्बिनेशन इज नोन एज योर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब रिक्वायरमेंट्स जो है वो इकट्ठी कौन कौन से जराए से आप कर सकते हैं, मतलब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना, आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। सोर्स क्या होता है, जरिया। कौन कौन से जरिए हैं, कौन कौन से जराए हैं जिनसे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, कौन आंसर करेगा। गुलफाम ने आप खड़ा किया जी। गुलफाम, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। मैम यूजर, कस्टमर, जो क्लाइंट होता है हमारा। ठीक है, हाँ जी।
अच्छा, और किस किसने हाथ खड़ा किया हुआ है यहाँ पे? किस किसने हाथ खड़ा किया हुआ है? अजवा ने हाथ खड़ा किया हुआ है। अजवा जी, अजवा क्या होते हैं स्टेक होल्डर्स? मैम जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व लोग होते हैं। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, वेरी वैलिड। ये मैं आंसर चाह रही थी आप लोगों से। स्टेक होल्डर एक बहुत बड़ी ग्रैंड कैटेगरी है जिसके अंदर हर तरह के लोग शामिल होते हैं। बिल्कुल, कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं। ये एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत बड़ी कैटेगरी है। मैनेजर्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो किसी तरह भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट की सक्सेस में इन्वॉल्व होता है, हर वो बंदा स्टेक होल्डर है। कोई भी ऐसा बंदा जिससे प्रोजेक्ट की फेलियर, वो किसी उसके फेलियर से इफेक्ट हो सकता है, वो बंदा एक स्टेक होल्डर है। ठीक है, ओके। उनसे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। डॉक्यूमेंट्स, उस सॉफ्टवेयर से पहले, उस सॉफ्टवेयर को बनाते हुए अगर उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। डॉक्यूमेंट मीन, अगर फॉर एग्जांपल आप केएफसी का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, आप उनके पहले से वो मैनुअली काम जिस तरह कर रहे हैं, रजिस्टर्स पे काम जैसे कर रहे हैं, वो वाले डॉक्यूमेंट्स एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं आपके लिए। एग्जिस्टिंग सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, आप उसको डेटाबेस उसका बनाने जा रहे हैं, मगर ऑलरेडी वो जो है वो फाइल सिस्टम में काम हो रहा है। ऑलरेडी सिस्टम तो है ना, एक सिस्टम तो काम कर रहा है ना, बेशक ऑटोमेटेड नहीं है। उस सिस्टम से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वो डोमेन या बिजनेस एरिया, आप जो है वो एक बिजनेस, सॉरी, आप ई कॉमर्स की डोमेन में आप काम कर रहे हैं, सेल परचेज में आप काम कर रहे हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी की ऑटोमेटेड एप्लीकेशन बनानी है, आपने रियल स्टेट की जो ये प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसके लिए आपने एक ऑटोमेटेड वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो आप उससे रिलेटेड उस तरह के लोगों से मिलेंगे, आप प्रॉपर्टी डीलर से मिलेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। तो ये सब वो सोर्सेज हैं जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है, बड़े फेमस कंपोनेंट्स हैं जो एक रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर को पता होने चाहिए। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग को कह लें कि ब्रॉड टर्म में दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट और एक है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। ठीक है, एक चीज है जब डेवलप हो रही है और एक चीज है जब मैनेज हो रही है। ठीक है, हमारा जो मैक्सिमम पार्ट है, मतलब 80% जो हम लोग अपने लेक्चर को कवर करेंगे, लेक्चर कह रही हूँ, अपने कोर्स को कवर करेंगे, दैट वुड बी अबाउट रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट, एंड उसके बाद 20% वुड बी अबाउट, डेफिनेटली अबाउट मैनेजमेंट। और हम डेवलपमेंट पे अगर बात करें तो ये देखें, ब्लू कलर का जो सियान कलर का एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसकी वो एक डिवीजन है किसकी, रिक्वायरमेंट्स की, डेवलपमेंट की। उसके हैं 4 कंपोनेंट्स। ये आपको देखा है आपने, वो जो पीछे डेफिनेशन में मैं आपको उंगलियों पे गिनवा रही थी, ये वही चीजें हैं। एलिसिटेशन, वहां पे क्या वर्ड यूज हुआ था, फाइंडिंग आउट। एनालिसिस, वही दूसरा। तीसरा स्पेसिफिकेशन, वहां पे क्या लिखा हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैलिडेट। वहां पे क्या लिखा हुआ था, आई गेस चेकिंग। ठीक है, तो ये देखिए, ये वही वाले स्टेप्स हैं जो आपको बीइंग अ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर आपको ये बातें पता होनी चाहिए। एलिसिटेशन, वही बात है, फाइंडिंग आउट, एक्सट्रैक्टिंग आउट, पहले इकट्ठा कर लें चीजों को। एनालिसिस, उसके बाद आपने समझना है कौन सी चीजें कंप्लीट हैं, कौन सी चीजें कंप्लीट नहीं है, कौन सी चीजें रिपीट हो रही हैं, उनको बाहर निकाल दो, कौन सी चीजें एक जैसी हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स एक जैसी हैं, उनको इकट्ठा कर लो, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो स्टिल अभी आपको पता लग रहा है कि उनके अंदर बहुत सारी चीजें मिसिंग है, आपको दोबारा पूछना है। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन क्या मैंने आपको बताया था, राइटिंग डाउन, लिखना है, डॉक्यूमेंट करना है आप लोगों ने। वैलिडेटिंग, चेकिंग, चेक करना है, रिव्यू करना है, टेस्ट करना है आप लोगों ने। अब एलिसिटेशन से देखें, एनालिसिस में जा रही है एरो, एनालिसिस से स्पेसिफिकेशन में जा रही है, और स्पेसिफिकेशन से वैलिडेशन में जा रही है। और ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप, के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम करना है। उसके बाद देखें कुछ पर्पल एरोज जो है वो कुछ सब्सिक्वेंट स्टेजेस के बाद वापस भी जा रहे हैं। जैसे एनालिसिस से बाद क्लैरिफाई जो है वो एलिसिटेशन में जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जब आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की अपनी, आपने उसके ऊपर एग्जामिन किया, आपने इकट्ठी की हुई चीजों पे गौर और फिक्र किया, तो आपको पता चला कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी क्लियर नहीं है, आपने स्टिल उनको क्लियर करना है अपने क्लाइंट से। तो क्लैरिफिकेशन के लिए आप वापस मूव किए हैं एलिसिटेशन में, आप वापस जो है ना इकट्ठे करने की स्टेज में वापस गए हैं।
देन उसके बाद एक और एरो आपको नजर आ रहा होगा, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने आइटरेटिव डेवलपमेंट का पढ़ा होगा कि आपकी डेवलपमेंट जो है आइटरेशन की फॉर्म में होती है, साइक्लिक फॉर्म में होती है, कि आप आइटरेशन वाइज अपने प्रोजेक्ट को जो है वो मूव करवाते हैं। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है साइक्लिक का, कि आप जो है स्पेसिफिकेशन के बाद, लिखने के बाद अब रिव्यू की स्टेज में गए हैं, तो वहां से री राइट का एक एरो जो है वो स्पेसिफिकेशन में जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जब आपने लिखे हुए डॉक्यूमेंट को आपने जब चेक किया तो आपको पता चला कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिस हो गई हैं, लिखना आप भूल गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वापस डॉक्यूमेंट में जाएंगे और उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे। मे जैसे चांस आपको पता चले कि जब आपने वैलिडेट किया कि आपने जो लिखा है वो ठीक नहीं लिखा, जो कस्टमर ने कहा था हो सकता है कि वो ठीक नहीं लिखा आपने, तो आप उसको क्या करेंगे, वापस जाएंगे और री राइट करेंगे। वैलिडेशन से एक वापस एनालिसिस में रीवैल्यूएट का एरो भी जा रहा है। ये मैंने अभी बात की है कि आपने जब उसको चेक किया तो आपको पता चला, चेक करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद, कि आपने जो समझा था वो ठीक नहीं समझा, कस्टमर ने कुछ और बात कही थी, तो आप क्या करेंगे, उसको रीवैल्यूएट करने के लिए वापस एनालिसिस की स्टेज में जाएंगे। उसी तरह वैलिडेशन से एक वापस एलिसिटेशन में एक एरो जा रहा है जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है, करेक्ट एंड क्लोज गैप्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब आपने वैलिडेशन की स्टेज के अंदर उसको रिव्यू किया, दोबारा आपने उसको चेक किया, तो आपको पता चला कि आपने बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि स्टिल वैलिडेशन के दौरान पता चल रहा है कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, जो कि आपने क्लाइंट से जब बातें इकट्ठी की थी, आपने रिक्वायरमेंट जब कलेक्ट की थी, तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आपने गलत नोट की हैं। आप दोबारा इकट्ठे करने की स्टेज में जाएंगे, आप उससे दोबारा पूछेंगे कि हाँ भाई आपने ये बात की थी, क्या मैंने गलत समझा है या आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो गया। आप फिर उस गैप को कम करेंगे जो उसने बोला है और जो आपने जो है ना नोट डाउन कर लिया। तो ये हर स्टेज में जो है ना, एक दफा आप वापस जब आप वैलिडेट करते हैं तो आप रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन या री राइटिंग के पर्पस के लिए आप वापस एक दफा जरूर जो है ना वो मूव करते होते हैं। तो इस जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है एंड वंस आप जब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ अब जो आपने लिख लिया है, जो आपने समझ लिया है, जो आपने चेक कर लिया है, अब जो है ठीक है, तो फिर आप क्लाइंट से उसके ऊपर साइन ले लेते हैं और वो बन जाता है आपका एक एग्रीमेंट, जिधर से हमने अपनी बात शुरू की थी। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट है वो एक अलग कंपोनेंट है। ठीक है, वो कंपोनेंट क्या कहता है कि जब आपने सब कुछ लिख लिया, आपने सब कुछ समझ लिया, तो अब आपको पता है कि रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं जब आप इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, स्केल अप करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे अभी सैप वाली बात हुई थी, सीएमएस के ऊपर सैप की बात हुई थी, तो जब रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो तब इसका पार्ट आता है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का, कि अब रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज हो रही हैं तो हाउ वुड यू मैनेज, कितना फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो उनको आपने कितना फ्रीक्वेंट आपने इंटरटेन करना है। ठीक है, ये तब की बात है। जी सिमरन परवीन, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम, आपने इधर एग्रीमेंट की बात की है, तो इसमें हम एग्रीमेंट तब करते हैं जब ये हमारे फोर्थ स्टेप तक ये कंप्लीट हो जाए। जी बिल्कुल, एग्रीमेंट आप तब करते हैं, मतलब आपका जब आप कह लें कि एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी हो जाता है आफ्टर वैलिडेशन, आफ्टर चेकिंग, आफ्टर राइटिंग डाउन, सब जब क्लियर हो जाता है कि हाँ अब यही चीज जो है ना वो बनानी है आपने, तब उसके ऊपर आपके ना एक सिग्नेचर हो जाते हैं और फिर वो सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट जो है ना आप आगे सब्सिक्वेंट स्टेजेस पे मूव होता है कि अब क्लाइंट ने ये चीजें फिक्स कर दी हैं, ये चीजें इसी तरह बनेंगी, अब इसके ऊपर जो है ना वो आगे डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। जी मैम। हाँ जी अजवा। मैम जब रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट मतलब प्रोसेस से गुजरता है एक प्रोजेक्ट, तो क्या उसका जैसे टाइम होता है वो भी डबल हो जाता है, और जो उसका क्या कहते हैं मनी वगैरह होते हैं वो भी डबल हो जाते हैं, एग्जैक्टली या बिल्कुल सेम ही ऐसे ही रहता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे होगा, क्योंकि आप देखें ना रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर आपकी चेंज मैनेजमेंट आती है, रिक्वायरमेंट्स की चेंज मैनेजमेंट। तो जब भी आपका क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स चेंज करेगा, ठीक है, चेंज कर रहा है ना वो, कि नहीं पहले अब इस तरह था अब इस तरह कर दो, तो आप उसे क्या बात करेंगे कि भाई आपके साथ तो सिग्नेचर इस बात पे हुए थे, अब अगर आप चेंज कराएंगे तो चेंज हो सकता है कि वो जो चेंज आपसे करवा रहा है उसमें आपको टाइम ज्यादा लगे, मे देयर इज अ चांस उस चेंज की वजह से आपकी एफर्ट ज्यादा लगे, आपको हो सकता है कि डेवलपमेंट वाइज आपकी एफर्ट बढ़ जाए, तो फिर उसको जो है उसके हिसाब से पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें आप क्लियर करते हैं, आप ये बताते हैं अपने उसको क्लाइंट को। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना है। एक नया एग्रीमेंट बनता है। ठीक हो गया? हाँ जी, फिर उसके बाद कोई और भी क्वेश्चन नहीं है? ओके फाइन, अब जल्दी से हम आगे मूव करते हैं। हाँ जी, बैड रिक्वायरमेंट्स और गुड रिक्वायरमेंट्स का मैंने आपको बताया था। बैड रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं?
ये हम इंशाल्लाह हमारा पूरा टॉपिक है, इस पे जो है हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्ट एक कह लें कि प्रीव्यू, कि जो बैड रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या है, इनकंसिस्टेंट होती हैं, नॉट अलाइंड होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं, नॉट इम्प्लीमेंटेबल होती हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल होती हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्या, बैड रिक्वायरमेंट्स एक जगह कुछ बात लिखी हुई है, एक जगह कुछ बात लिखी हुई है। आपको पता है रिक्वायरमेंट का कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो लगती हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स लगते हैं। जो जो हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा ना तो आप लोगों को मैं बताती जाऊंगी साथ साथ, अभी नहीं कंफ्यूज करी। एक डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ है, अगले डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंट हो गया। ये मेरा ख्याल है आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जरूर पढ़ा होगा कि अच्छी रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, बुरी रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं। अच्छी रिक्वायरमेंट्स लिखने के क्या पैरामीटर्स हैं कि वो कंप्लीट होनी चाहिए, कोई बात अधूरी ना लिखें आप। ठीक है, अलाइंड ना, बातें अलाइंड नहीं है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कोई रिक्वायरमेंट, आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे रिक्वायरमेंट को। ठीक है, असल में मैम क्लाइंट को पता नहीं होता कि अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे डिलीवर करे। एग्जैक्टली बिल्कुल, क्लाइंट को भी पता नहीं होता कि वो कैसे बोले। और अक्सर कंफ्यूजन ये भी आती है कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर भी ये समझ रहा होता है कि शायद उसने पूरी बात बता दी आपको। तो इस कंफ्यूजन में जो है ना अक्सर आपकी जो है ना रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए हमने ये बात पढ़ी थी ना कि 90% आपने देखा था ना पीछे जो हमने वो स्टैंडिश ग्रुप की रिपोर्ट्स हमने देखी थी कि 90% ऑफ द सॉफ्टवेयर्स वर फेल्ड ड्यू टू रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, और अच्छी रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, जिनको आप ट्रैक कर सकें, जिनको आप सॉरी जो क्लियर हो, जो कि आपकी टेस्टेबल हो, जो कंप्लीट हो, जो कॉम्प्रिहेंसिबल हो। ये वो फीचर्स हैं जो एक अच्छे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। ये हमारा इंशाल्लाह पूरा लेक्चर है, हम इसको इन फ्यूचर ज्यादा डिटेल